हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर रन विद जीवन। आई होप यू ऑल आर वेल। बजट पास हो चुका है। बजट में बहुत कुछ अच्छी बातें बताई गई इस बार। बजट सबके लिए फ़ायदेमंद होने जा रहा है। इनकम टैक्स पेयर्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद बजट होने जा रहा है, बिकॉज उसका जो टैक्स स्लैब है वो 5 लाख से बढ़ा के 7 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट कर दिया गया है। सो इट इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर दोज हु इज़ पेइंग टैक्सेस। इसके साथ हम आज की इस वीडियो में जानेंगे कि इस बजट के द्वारा गवर्नमेंट का क्या मंशा है आगे फ्यूचर में, फ्यूचर के फर्स्ट ईयर्स के लिए। और ऑफ कोर्स द अमृत काल जिसका वर्णन किया गया है। अमृत काल मतलब कि 2047 में जब इंडिया एक डेवलप्ड नेशन हो जाएगा 100 ईयर्स आफ्टर द इंडिपेंडेंस, सो द ईयर ऑफ 2047 विल बी नोन एज द अमृत काल। तो अमृत काल के लिए ये बजट कितना फ़ायदेमंद होने जा रहा है और इसका क्या भी पूरा पिछला बजट का क्या एस्टिमेट्स रहा है जो इसमें फाइंड आउट किया गया है, और अगले आने वाले 24 के बजट के लिए इसमें क्या कुछ किया गया है। तो इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए हम आज इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो मैं पॉइंट वाइज जाऊंगा। इसमें कुछ एक पॉइंट्स हैं जिनको कि मैं कवर करूंगा और उसका कुछ फैक्ट मैं बताऊंगा। फैक्ट के बेस पे लास्ट में मैं एनालिसिस करेंगे थोड़ा सा कि इसका एक्चुअल में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी इकोनॉमी के ऊपर और आम आदमी की ज़िंदगी के ऊपर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इसकी जीडीपी ग्रोथ रेट की बात कर लेता हूँ। सो जीडीपी ग्रोथ रेट जो 2024 फाइनेंशियल ईयर के लिए फिक्स किया गया है 23-24 के लिए, वो है 10.5% का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट। 2023 का जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट था वो 15.4% था, और 2023 का जो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट होगा वो 7% अप्रॉक्सीमेटली होगा, क्योंकि अभी 31 मार्च आना बाकी है। तो it is going to be guessed that it may be near about 7% रियल जीडीपी ग्रोथ रेट। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे जानने की ज़रूरत है कि ये रियल जीडीपी ग्रोथ रेट और नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट ये होता क्या है। तो इसमें बहुत ही सिंपल चीज़ है। जब रियल जीडीपी में नॉमिनल जीडीपी को ऐड कर दिया जाता, इन्फ्लेशन को ऐड कर दिया जाता है, सो द जीडीपी ग्रोथ रेट इज नोन एज द नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट। तो इन्फ्लेशन को हटा दो तो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट होता है, और जो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट होता है उसी से आपका एक्चुअल में पता लगता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कहाँ पे पहुँच रही है, लोगों का जो है कि लिविंग स्टैंडर्ड्स कहाँ पहुँच रहा है, एम्प्लॉयमेंट कितने जनरेट हो रहे हैं, लोगों के पास पैसे कितने आ रहे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर कितना क्रिएट हो रहा है देश के अंदर। उसका अनुमान आप रियल जीडीपी के ग्रोथ रेट से ही लगा सकते हैं, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी में जो महंगाई होती है वो शामिल हो जाती है। तो वहाँ से एग्जैक्ट आकलन करना मुश्किल हो पाता है कि एक्चुअल में हमारे देश की ग्रोथ रेट क्या है। सो दूसरा पॉइंट है हमारा फिस्कल डेफिसिट। तो 2024 के लिए जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा वो है 5.9% का, और 2023 में जो रहने वाला है फिस्कल डेफिसिट वो नियर अबाउट 6.4% का होगा। सो फिस्कल डेफिसिट अभी होता क्या है। फिस्कल डेफिसिट मतलब कि जो टोटल रेवेन्यूज़ है और टोटल एक्सपेंडिचर है उसका जो डिफरेंसेस होता है। यदि रेवेन्यूज़ रिसिप्ट जो है वो कम है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो फिस्कल डेफिसिट उसको माना जाता है। जितना बड़ा फिस्कल डेफिसिट होता है गवर्नमेंट के लिए उतना ही बड़ा बर्डन होता है। तो तीसरा पॉइंट है इसका रेवेन्यू डेफिसिट। अब रेवेन्यू डेफिसिट जो 2024 के लिए था वो 2024 के लिए होगा, फिक्स किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, वो 2.9% फिक्स किया गया है। और जो 2023 के लिए रेवेन्यू डेफिसिट होगा वो 4.1% के नियर अबाउट होगा। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट और टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसका जो डिफरेंस होता है वो रेवेन्यू डेफिसिट होता है। यदि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो रिसिप्ट से, यदि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो रेवेन्यू डेफिसिट होता है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एक्चुअली में वो सारे सबहेड्स आ जाते हैं जो कि डे टू डे गवर्नमेंट के फंक्शनिंग के लिए ज़रूरत की होती हैं। जैसे जितने भी एम्प्लॉयज़ हो गए गवर्नमेंट के, उनका जो पेमेंट्स होता है, सैलरीज होती है,
जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके जो पेंशन होते हैं और जो सब्सिडीज वगैरह गवर्नमेंट देती है, सो ऑल दोज एक्सपेंडिचर्स which are required for the day to day functioning of the government is known as the revenue expenditures. So जितना कम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का होगा या कंट्रोल करेगी गवर्नमेंट, उतना ही उसको जो है कि एक तरह से जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होगा वो सरप्लस होगा, और फिर वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में करेगी। तो इस तरह से असेट्स क्रिएशन होगा कंट्री के लिए, और असेट्स क्रिएशन होगा तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी और लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा और रियल इकोनॉमी ग्रोथ रेट वहाँ पे होगी। सो टू कंट्रोलिंग द रेवेन्यू डेफिसिट इज मेजर फंडामेंटल्स एंड अकॉर्डिंग टू द जो बजट मैनेजमेंट है उसके बजट मैनेजमेंट एक्ट जो है, उस एक्ट के अकॉर्डिंग जो फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए गवर्नमेंट का, सॉरी रेवेन्यू डेफिसिट, ये नियर अबाउट 0% के टारगेट पे होना चाहिए। गवर्नमेंट का 0% हो जाए तो हमारे लिए जो जितने भी सरप्लस हो गए रेवेन्यू रिसिप्ट्स का, वो सारा एक्सपेंडिचर हो जाएगा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पे। तो इससे बहुत बड़ा जो है कि एसेट्स क्रिएशन होगा। अब देखिए फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें है, अभी गवर्नमेंट ने जो 2024 का बजट है उसमें गवर्नमेंट ने अपना एक एक्सपेक्टेशन यहाँ पे प्रस्तुत किया है, इस पे रीज़न दिया है कि वाई रेवेन्यू डेफिसिट इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड नियर 2.9% इन 2024। सो द रीज़न हियर इज बिकॉज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, इस बजट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ही घटा दिया गया है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोले तो जैसे मनरेगा के लिए जो स्लैशिंग हुआ है वो 60,000 करोड़ इसमें अलॉट किया गया है, जो कि पिछले बजट से बहुत ही कम है, जो कि पिछले बजट में नियर अबाउट 79,000 करोड़ अलॉट किया गया था, तो उससे बहुत कम है। साथ ही साथ और भी जो सब्सिडीज़ हैं उसको बहुत कम किया गया है, इसमें सब्सिडीज़ कम किया गया है। साथ ही साथ जो है कि टैक्स स्लैब्स का जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया है, तो बहुत सारे लोग जो टैक्स पे कर रहे थे अभी वो टैक्स स्लैब से बाहर आ जाएंगे, वो टैक्स नहीं पेमेंट करते। इस तरह से गवर्नमेंट का रेवेन्यूज का जो रिसेप्शन है वो थोड़ा कम होगा, कम होगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ अपना जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है उसको भी कम किया है, जैसे मनरेगा का हो गया, साथ ही साथ सब्सिडीज हो गया जो कि फूड फर्टिलाइजर्स ये सब पे जो सब्सिडीज, पेट्रोलियम्स, इन पे जो सब्सिडीज आती हैं उसको भी थोड़ा गवर्नमेंट ने कम किया है। तो इन सबों की वजह से, और जो उनका सबसे मेजर पॉइंट्स है कि वो क्यों 2.9% रेवेन्यू डेफिसिट को लाएंगे अगले फाइनेंशियल ईयर में, तो उसका रीज़न उन्होंने बताया है कि वो जो अभी इनकम टैक्स या जो टैक्स रिसिप्ट, मतलब कि जो टैक्स इवेजन करने वाले लोग थे या जो क्राइटेरिया वो टैक्स को रिसीव करने के लिए या टैक्स रिकवरी के लिए अडॉप्ट करेगी, वो बहुत ही प्रॉम्प्ट वे में होगा, और उसका जो नियर अबाउट 12% के आसपास इनका जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होगा वो बढ़ेगा, क्योंकि वो जो टैक्स रिफॉर्म्स लाएंगे, टैक्स को कलेक्शन या उसकी रिकवरी के लिए जो रिफॉर्म्स लाएंगे उसके बेस पे उनको भरोसा है कि वो जो अपना रिकवरी रहेगा उसको रेवेन्यू रिसिप्ट्स को नियर अबाउट 12% तक बढ़ा देंगे और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को घटा देंगे। तो इस तरह से टोटल जो होगा उसका जो रेवेन्यू डेफिसिट वो कम हो जाएगा, गवर्नमेंट का ये आंकड़ा है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। सो ये बहुत ही एक डरावनी फैक्ट है हमारे इतने वाइब्रेंट कंट्री के लिए, जो कि वर्ल्ड की नंबर 1 पॉपुलस कंट्री होने जा रही है, या यू कैन से अभी रियल टाइम में हो चुकी है यदि आप कैलकुलेट करें या काउंट करें चाइना के कंपैरिजन में। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये बहुत ही एक दयनीय कंडीशन हमारे देश की बनी हुई है, जिसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक इस बजट से अनुमान लगाया जा रहा है कि गवर्नमेंट का फोकस मेन इसी एम्प्लॉयमेंट को ध्यान में रखते हुए ही ये बजट पास किया गया है, क्योंकि इसमें जो कैपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको 10 लाख करोड़ बढ़ा दिया गया, जो कि बहुत ह्यूज अमाउंट होता है, नियर अबाउट 3 times मोर देन द प्रीवियस बजट।
तो ये बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर हो गया जो कैपेक्स का गवर्नमेंट इस बार लॉन्च किया हुआ है। तो इसके पीछे मंशा यही है कि जो नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो, नए प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे तो इसमें जो है कि लोगों को रोज़गार के अवसर मिलेंगे, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा तो एक सस्टेनेबल इनकम का स्रोत बनेगा हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन के लिए। तो इससे लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा comparatively to providing subsidy for one time only. If you are providing subsidy for one time, then it will be helpful only for one time, and if you are investing the same amount same proportion of amount into the infrastructure, then it will give you near about 2.9% higher returns. सो ये आपको जो है कि करीब करीब 3 गुना रिटर्न देता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होता है कंपेरेटिवली टू द इन्वेस्टमेंट इन द डेली वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। और वहाँ पे तो नेगेटिव भी हो सकता है, गवर्नमेंट वर्किंग से लिए जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं तो वहाँ पे उसका जो रेवेन्यूज रिसिप्ट होगा वो नेगेटिव ही हो सकता है। बट यदि हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जगह कैपिटल एक्सपेंडिचर में फोकस करें तो यहाँ पे आपका जो है कि रिटर्न्स के चांसेस नियर अबाउट 3 टाइम्स मोर हो जाता है। सो अभी मैं कुछ आपको अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा यहाँ पे देने जा रहा हूँ जो कि हमारे देश की अनएम्प्लॉयमेंट का 2016 से लेकर 2022 जनवरी 2016 से दिसंबर 2022 के बीच का कुछ डेटा है जो कि CMIE ने दिया है। CMIE मतलब सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। CMIE एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जो कि मॉनिटर करती है इंडियन इकोनॉमी के अप्स एंड डाउन्स को। सो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने जो अभी डेटा पेश किया है अनएम्प्लॉयमेंट का जनवरी 2016 से दिसंबर 2022 के बीच का, उसके बारे में कुछ आपको फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ। तो 41 जो एंड ऑफ दिसंबर 2022 तक जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो एम्प्लॉयड पर्सन थे वो थे हमारे 404 मिलियन। पूरे इंडिया की कहानी बता रहा हूँ। जो एम्प्लॉयड पर्सन थे दिसंबर 2022 के एंड तक वो थे 404 मिलियन 404 मिलियंस आउट ऑफ टोटल 1105 मिलियन वर्केबल फोर्स, या यू कैन से कि 1,105 मिलियन वर्क फोर्स जो कि वर्केबल हैं, मतलब 15 साल से एबव हैं, 15 to 59 ईयर्स के बीच के हैं, जो काम करने के योग्य हैं। उनमें से केवल 404 मिलियन लोगों के पास जॉब था दिसंबर 2022 के एंड तक। सो दिस इज़ अ वेरी बैड सिचुएशन फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया बिकॉज सच ए ह्यूज वर्कफोर्स आर नॉट गेटिंग एनी जॉब एंड that's why the situation of the country and the situation of the poor persons of the country are getting more poorer. तो ये बहुत ही बैड सिचुएशन है। और अभी जो 2016 जनवरी में जो सिचुएशन थी उस समय जो टोटल पॉपुलेशन थी जो कि काम कर सकती थी वो थी 944 मिलियन, मतलब कि वर्किंग एज ऑफ पॉपुलेशन इन 2016 वेयर 944 मिलियंस, और जो 2020 में हो गया 1105 मिलियंस हो गया। और जो 2016 में एम्प्लॉयड थे, 2016 में जो एम्प्लॉयड पर्सन थे वो उनका रेशियो बहुत कम है। उनका रेशियो जो है कि आज की तुलना में, मतलब जो 2022 है इसकी तुलना में वहाँ पे जो पॉपुलेशन थी वो उनको एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा था, मतलब कि अभी जो एम्प्लॉयमेंट मिला है वो कम मिला है पहले की तुलना में। तो 2016 से 2022 के बीच में जो टोटल जॉब लॉस हुआ है 4 लाख का जॉब लॉस हुआ है। कहने मतलब कि 2016 से 22 के बीच में 4 लाख लोगों ने अपना जॉब खोया है। और साथ ही साथ 2016 से 2022 के बीच में करीब करीब 16 करोड़ ऐसे लोग नए हुए हैं जो कि वर्क फोर्स में शामिल हुए हैं, मतलब जो 15 से 59 साल के एज के बीच में आए हैं।
तो 16 करोड़ लोगों का इंक्रीमेंट हो रहा है और उसमें से 4 लाख जॉब जा रही हैं, जबकि उसमें जॉब आनी चाहिए तो जॉब जा रही हैं। तो ये सिचुएशन है, मतलब कि 2016 में 42.8% लोगों को जॉब था और जो 2022 आ गया उसमें 36.5% लोगों के पास जॉब है। तो इतना ह्यूज रिडक्शन हुआ है जॉब में। तो ये सिचुएशन काफ़ी सोचने वाली है। अभी ये जो था ये प्राइवेट उसका प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का जो CMIE है, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, उसने अपना डेटा पेश किया है और गवर्नमेंट भी अपना डेटा पेश करती है, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशंस के द्वारा जो है कि जारी किया जाता है, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है उसके अकॉर्डिंग डेटा प्रस्तुत किया जाता है। बट वो डेटा जो है कि 1 साल पुराना होता है और ये जो डेटा है अभी लेटेस्ट डेटा है। इस डेटा के बेस पे आप बोल सकते हैं कि 2016 से 22 के बीच में करीब करीब जो है 4 लाख जॉब गए हैं, जबकि जॉब करने वालों की संख्या 16 करोड़ बढ़ी है। तो इससे ये अनुमान निकल के आ रहा है कि गवर्नमेंट, और साथ ही अभी जो लेटेस्ट गवर्नमेंट का एक अनाउंसमेंट हुआ है कि ये 10 लाख प्रधानमंत्री जी ने अभी बताया है कि 10 लाख लोगों को नए जॉब प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इन सब चीज़ों के को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है इस बजट से कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे, और चूंकि इलेक्शंस भी आने वाले हैं 2024 के, तो उसमें भी बहुत टाइम नहीं रह गया, 1 साल का समय है। सो इन सारे पॉइंट्स को, सारे डॉट्स को मिला के ये आप एक तरह से एक इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं कि गवर्नमेंट अभी फ़िलहाल में इस चीज़ के ऊपर फोकस करने जा रही है कि गवर्नमेंट लोगों को कैसे, मैक्सिमम लोगों को कैसे एम्प्लॉयमेंट्स मिले, ताकि जो है एक सस्टेनेबल वे ऑफ डेवलपमेंट हमारी सोसाइटी में क्रिएट हो सके। तो इस और इसका जो कैपेक्स है वो इस चीज़ को इंडिकेट भी कर रहा है कि गवर्नमेंट उस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। तो ये पूरे बजट का निचोड़ है। इस पूरे बजट के निचोड़ के आधार पे आप ये अनुमान अभी लगा सकते हैं कि ये बजट कैसा है, कैसा नहीं है, अच्छा है या नहीं अच्छा है। यदि अच्छा नहीं है तो क्यों है। जैसे कुछ एक इशू आता है आपका मनरेगा का, जो स्लैशिंग हुआ है कि इससे लोगों के पास इनकम के स्रोत कम होंगे, लेकिन आपको बता दिया जाए कि जो PM आवास योजना है उसके थ्रू जो ह्यूज अमाउंट मतलब कि इंक्रीज किया गया है, तो उसमें भी अब जो PM आवास योजना है उसमें लोगों के लिए घर ज़्यादा बनेंगे, घर बनेंगे, लोगों को काम करने का मौका मिलेगा। तो एक तरह से मनरेगा हो या PM आवास हो, काम उसी ग्रुप के लोगों को जाके करना है जो वहाँ कर रहे थे मनरेगा में, वहीं जाके करेंगे काम आपके PM आवास योजना के घर बनाने कंस्ट्रक्शन वर्क में। तो जॉब एक तरह से इधर से जॉब दो या उस साइड से जॉब दो, कहीं ना कहीं लोगों को जॉब मिलेगा। इसमें कोई वो नहीं दिख रहा है कि मनरेगा का स्लैशिंग करने से लोगों को जॉब की अपॉर्चुनिटी कम मिलेगी। सो ये पूरा बजट का एक निचोड़ था एंड आई थिंक इट वाज वेरी हेल्दी बजट एंड ऑफ कोर्स अ वेरी प्रोग्रेसिव वन एंड इट विल बी अ बेस फॉर द अमृतकाल in 2047 when the infrastructure of the country will be very robust way में। क्योंकि इस बजट में जो सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर्स किया जा रहा है वो है एक रेलवे का, उसके बाद है रोडवेज़ का। तो रेलवेज़ एंड रोडवेज, रोड कंस्ट्रक्शंस, इन सबों का काफ़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, ताकि जितनी अच्छी रोड्स रहेंगी, सड़कें रहेंगी, हमारे जो है ट्रांसपोर्टेशंस रहेंगे। अभी लॉजिस्टिक पॉलिसी भी गवर्नमेंट ने इसीलिए लॉन्च की हुई है। आपको पता होना चाहिए और आप जान को सरप्राइज होना चाहिए कि हमारे देश का जो है लॉजिस्टिक एक्सपेंडिचर्स ओनली, लॉजिस्टिक मैं बोलता हूँ तो इसका मतलब है कि ट्रांसपोर्टेशन से समझ लीजिए, सीधी सीधी सी बात। हमारे देश का जो लॉजिस्टिक एक्सपेंडिचर्स है वो 12% ऑफ GDP है, जो वर्ल्ड का केवल 6 से 7% के आसपास है, और वर्ल्ड एवरेज 7% है, और इंडिया का अकेले जो है 12% जो है कि पूरी GDP का केवल लॉजिस्टिक में जाता है। करीब करीब 600 से 700 बिलियन डॉलर का मार्केट है हमारे लॉजिस्टिक का। और वो जो है कि इतना बड़ा ह्यूज एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसके पीछे रीज़न ही हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तभी जाके हम जो है कि एक अच्छा एक चीप इनपुट कास्ट प्रोवाइड करके एक
हाई क्वालिटी प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं, तो हमारा इनपुट कॉस्ट कम होगा, तो हम जो है कि इंटरनेशनल मार्केट में हमारे प्रोडक्ट जो है कि अच्छे से कंपटीशन कर पाएंगे और जो मैन्युफैक्चरर्स होंगे उनको अच्छा बेनिफिट होगा। तो और जो है कि फिर ये सब चीज़ें एक अच्छा बिजनेस इन्वायरमेंट क्रिएट करेगी या इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट क्रिएट करेगी देश के अंदर, जिससे हमारे जो है कि इंडस्ट्रीज डेवलप्स होंगे और जो है कि देश का ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही रोबस्ट वे में होगा। सो इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करते हुए ही गवर्नमेंट ने जो है कि इतना बड़ा कैपेक्स क्रिएट किया हुआ है और जो है कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्टअप करके एक अमृत काल के जो अपने प्लेजेज हैं उसको फुलफिल करने की प्लानिंग कर रही है। सो ये था इस पूरे बजट का निचोड़ और पूरा पर्सपेक्टिव्स in the respect of the Amrit Kal which is about to become in 2047. So I hope आप लोगों को इस मेरी इस बजट के ऊपर स्पेशल कवरेज से थोड़ा सा आइडिया आया होगा कि क्या है बजट और इसका जो है कि मोटिव्स क्या है और जो है कि इसमें क्या क्या हिडन फैक्ट्स थे जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। सो आप लोगों ने इतना पेशेंस दिया इसको सुनने के लिए, and thank you very much for this one. And of course if you guys are interested to know much more about anything, so please write down in the comment box, and please like, subscribe and share these videos as much as possible, because most of the peoples, most of the candidates and most of the persons should know about what exactly the mean of this budget for their own and for the country, for the progress of the country overall. Thank you.